चलो बेटा लिखो। आज हम लोग चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी, या इसी को हम लोग कहते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, और ये हम पढ़ेंगे एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इसमें सबसे पहले लिखेंगे कॉन्सेप्ट 1, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया। लिखिए बेटा। एज पर द प्रोविजन ऑफ as per the provisions, bank is a financial institution which accepts deposit on payment of interest and lends money on loan. The following table may be considered for sources and application of funds. Sources of funds, application of funds. सोर्स में बेटा सेविंग डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। और इसका टोटल आ जाएगा टोटल डिपॉजिट। एप्लीकेशन में लिखेंगे बेटा ओवरड्राफ्ट,
cash credit, term loan, bill discounting, advances, लिखेंगे these deposits are considered as a liability for bank. These advances should be considered as asset for bank. आगे लिखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक. बैंक दो टाइप के होते हैं, लिखेंगे पहला शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक. शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक. इसके एग्जाम्पल हो गए नेशनलाइज्ड बैंक, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बीओबी. प्राइवेट बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई. फॉरेन बैंक एचएसबीसी. स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड. एक्सिम बैंक, रीजनल रूरल बैंक. जैसे कि ग्रामीण बैंक. निधि बैंक. इधर लिखेंगे बेटा नंबर 1 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक.
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। लिख लिया? चलो समझो जरा, देखो सामने। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग बैंकिंग कंपनी चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं। जो चीज़ यहाँ पढ़ोगे मोर और लेस वही चीज़ आगे पढ़नी है एनबीएफसी में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। ठीक है, तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो इसके ठीक बाद ये कराऊंगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ आते हैं बेटा, बैंकिंग कंपनी में हमें पढ़ना क्या है, अब एकदम ध्यान से सुनिए। देखो, हमें पढ़ना है बेटा कि किसी भी बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, हमको ये सीखना है कि हम किसी भी बैंक के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये हम सीखने जा रहे हैं। अच्छा, अलग से क्यों पढ़ना है, यहाँ देखो, आपने जब फाइनल अकाउंट पढ़ा था, फाइनल अकाउंट्स, आपने कई तरीके के फाइनल अकाउंट पढ़े। नंबर एक फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट पढ़ाया था, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का था। फिर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट अलग पढ़ा था, पार्टनरशिप वालों का अलग पढ़ा था, कंपनी में अलग पढ़ा था। अब जो कंपनी एक्ट है वो कंपनीज पे लगता है, बैंक के लिए अलग से एक्ट पार्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इनकी बैलेंस शीट, इनके प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ बैंकिंग एक्ट के हिसाब से होता है। तो उस एक्ट में क्या लिखा है वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी बैंक अपना फाइनल अकाउंट कैसे बनाएगी। अच्छा, और वो सब पढ़ेंगे बैंकिंग एक्ट 1949 के हिसाब से। उससे पहले बैंक के बारे में जरा समझ लेते हैं। फाइनल अकाउंट बनाओगे तो क्या क्या जानकारी होगी, एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, ये सब चाहिए होंगे ना। तो जरा एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अब देखो बेटा, बैंक क्या काम करता है। नंबर एक, बैंक हमसे पैसे जमा करवाता है, डिपॉजिट, और उस पैसे को उधार दे देता है, लोन। बैंक का यही काम है। अब डिपॉजिट कितने होते हैं, एक सेविंग डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सबको पता है। और ये जो पैसे उसके पास आए, इसको वो लोन दे देगा। कभी किसी को टर्म लोन देगा, कभी ओवरड्राफ्ट, कभी कैश क्रेडिट वगैरह वगैरह लोन देगा। अब क्या होगा, डिपॉजिट का रेट 4 से 8% का है, लोन देने का रेट 14% से शुरू होता है, 12-14% से शुरू होता है प्राइवेट बैंक में। तो 8 और 14 के बीच का जो 6% का मार्जिन है, इसी से बैंक चलता है। ठीक है ना, ये इनका बिजनेस। अच्छा, उसमें भी CRR बनाना पड़ता है, SLR बनाना पड़ता है, इनका मॉडल कुछ ऐसे है। तो अब सुनिए, तो ये मैं क्यों बताने लगा आपको, ये इसलिए बताने लगा कि देखो बेटा, जो पैसे हम बैंक में जमा करते हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। जब मर्जी करेगी ATM लगा के निकाल लोगे, या पहुंच जाओगे बैंक, हमारी FD तोड़ दो, हमें पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक उसको लायबिलिटी साइड में लिखता है। बैंक जो आपको लोन देता है, बैंक को लोन तो वापस करते ही हो, ब्याज अलग से देते हो, ब्याज उसकी इनकम है, तो बैंक उसको कहता है ये मेरे एसेट है। तो जितने लोन हैं बैंक के, वो सब बैंक के बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखे जाएंगे, और जितनी लाइबिलिटीज हैं, वो सॉरी डिपॉजिट्स हैं, उसको हमेशा आप लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ो बेटा। ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अब इतना जानना पड़ेगा, एग्जाम में तो आएगा कि फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा। अच्छा, अब अगली बात, बैंक कितने टाइप का होता है। बैंक बहुत टाइप का होता है, हम लोग उतना पढ़ेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन लग जाएं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, ये सब नहीं आना। तो देखो, बैंक दो टाइप के होते हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव। कॉमर्शियल का मतलब जहां हम आप जाते हैं, SBI, PNB, कुछ सरकारी हैं। सरकारी मतलब 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। कुछ प्राइवेट हैं, HDFC, ICICI। कुछ फॉरेन बैंक हैं, हांगकांग, संघाई बैंक ऑफ चाइना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये सब कॉमर्शियल हुए। और ये कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव कॉमर्शियल नहीं होते। जैसे आप देखते हो कि जिला सहकारी है ना, उसी को इंग्लिश में लिखा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये कॉमर्शियल नहीं होते। तो हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं इन सब के।
इनके फाइनल अकाउंट कैसे बनेंगे। अब देखो बेटा, तो इसको ऐसे पढ़ोगे। अब इधर देखो, जब आपने फाइनल अकाउंट बचपन में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर का, तो आपने ट्रेडिंग बनाना सीख लिया, पीएल, फिर बैलेंस शीट, फिर एडजस्टमेंट पढ़ लिया, यही किया था। अब यहाँ उल्टा चलना है, पहले मैं एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा, जब सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी तब हम लोग आएंगे पीएल और बैलेंस शीट पे, क्योंकि बिना एडजस्टमेंट की इनकी एडजस्टमेंट ऐसी हैं। वो फाइनल अकाउंट ऐसा था कि बिना एडजस्टमेंट के भी सवाल बन जाता था, यहाँ बिना उसके होगा ही नहीं। तो पहले आपको ये सीखना होगा, ठीक है। तो साथ साथ, मतलब इनका पीएल, इनकी बैलेंस शीट, इनके एडजस्टमेंट, तीनों एक साथ चलेंगे। पहले मैं आइटम बाय आइटम बताता जाऊंगा कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन करा जाएगा कंप्लीट। तो आओ अब लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। हेडिंग लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। एक बेटा डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। बैंक के एसेट दो टाइप के होते हैं बेटा। पहला होता है परफॉर्मिंग एसेट, दूसरा होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट्स को हम स्टैंडर्ड एसेट्स भी बोलते हैं। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बेटा, ये तीन प्रकार का होता है। आगे, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट, ठीक है। चलो अब लिखो बेटा, पहले थोड़ा सा और, फिर मैं समझाता हूँ इसको। सबसे पहले परफॉर्मिंग एसेट। लिखिए, एज पर द प्रोविजन परफॉर्मिंग एसेट also known as standard asset are those accounts which are not overdue. If an account is overdue but not for more than 90 days, then such balance should be
considered as performing asset. इसको कर लो ए, ये ए टॉपिक था. अब बी टॉपिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. इसको जरूर सुना होगा, एनपीए शॉर्ट में बोलते हैं. लिखेंगे, इफ एनी अकाउंट remains due for more than 90 days, then it should be considered as NPA. NPA can be further classified under three following categories. कैटेगरी 1, इसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एनपीए. ये क्या है, लिखिए, इफ एनी एनपीए remains overdue up to 12 months from the date of its consideration as NPA. Category 2, doubtful NPA. If any NPA remains overdue for more than 12 months from the date of its consideration as NPA, there is no limit under this heading. We can keep overdue balances under this heading until these are classified as loss asset.
कैटेगरी 3, लॉस एसेट। लिखिएगा, इफ एनी overdue balance seems irrecoverable, ब्रैकेट में लिख लो बैड डेट, then it is known as loss asset। ठीक है, चलो अब सुनो। तो बेटा सबसे पहले हमने सीखा बैंक का काम करने का तरीका क्या है, फिर हमने इसके टाइप्स देख लिए, अब हम आ गए एसेट्स पे। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो इधर। चलो अब देखो बेटा, अब जैसे मान लो बैंक ने यहाँ पे कोई लोन दिया, किसी को लोन दिया, इस लोन की ये ड्यू डेट है पेमेंट की, और आदमी ने ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट करवा दी। जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट करवा दी। जैसे सुनो, सामने देखो बेटा, आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड आपने 1 महीने यूज़ किया, फिर वो कहते हैं इसका बिल हम 4 तारीख को देंगे अगले महीने की, 4 से 26 तारीख तक आपको जमा करा देना है। समझ गए ना? तो अगर 4 तारीख से 26 तारीख के बीच में हमने जमा करवा दिया, तो ड्यू डेट से पहले जमा करवा दिया, वो ठीक है। तो तो इस तरह के जो लोन हैं, इस लोन को बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट। ये मेरा वो एसेट है जो परफॉर्म कर रहा है, बैंक ऐसा कहती है। यहां तक बात समझ आई? ये पहली बात है, ये हो गया पीए। फिर देखना नंबर 2, यहां पे किसी को लोन दिया गया, यहां पे उसको पेमेंट यहां करनी थी, इससे इसके बीच में पेमेंट करनी थी। ध्यान से सुनना बेटा, अब क्या हुआ, ये टाइम निकल गया, इस टाइम में नहीं कर पाया, ड्यू डेट तक नहीं कर पाया। तो जब ड्यू डेट तक नहीं करेगा तो ओवर ड्यू हो गया। ओवर ड्यू हो गया, ओवर ड्यू हो गया, लेकिन 90 डेज के अंदर अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर यहां से और यहां तक 90 डेज के अंदर अंदर पैसे उसने दे दिए, तो भी बैंक कहती है कि ये परफॉर्मिंग एसेट है। टाइम पे पैसे दे देता है आदमी, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो टाइमली पैसे नहीं दे पाया, तो ये हमारा एक ऐसा एसेट है जो परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आई? फिर से सुनो। मैंने इनको लोन दिया, ड्यू डेट से पहले इन्होंने पेमेंट करा दी, ये इनके जो लोन का अकाउंट है दैट इज परफॉर्मिंग एसेट। इनको लोन दिया, ड्यू डेट पे नहीं करवा पाए, लेकिन ड्यू डेट के बाद 90 डेज के अंदर करवा दिया, तो इज नोन एज परफॉर्मिंग एसेट, इनका जो अकाउंट है। ठीक है, अब आगे सुनो। नंबर 3, हमने यहां पे लोन दिया, ये ड्यू डेट थी, यहां ड्यू डेट पे कोई भी पेमेंट नहीं आया। फिर बेटा वहां से 90 डेज हो गए, यहां से हमारे पास ये 90 डेज हो गए, 90 डेज में भी कोई पेमेंट नहीं आया, मतलब ये कि ये 90 डेज के बाहर चला गया, 90 डेज तक भी कोई पेमेंट नहीं आया।
तो कहते हैं एनपीए, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। जिस व्यक्ति को लोन दिया वो, ये लोन अकाउंट एनपीए हो गया। इसको घर पे देखोगे ऐसे बैंक वाले कहते हैं कि 3 महीने तक किस्त नहीं आई बैक टू बैक तो एनपीए हो गया, है ना। लेकिन वो 3 महीने का कॉन्सेप्ट समझो क्या है। ड्यू डेट से पहले 90 डेज ओवर ड्यू होगा, फिर ओवर ड्यू के बाद, ओवर ड्यू तक 90 डेज तक का ओवर ड्यू है तो चलो परफॉर्मिंग एसेट है, उसके ऊपर वो एनपीए हो गया। बताओ यहाँ तक बात समझ आई। देखो मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको परफॉर्मिंग एसेट बता दिया, मैंने आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बता दिया। अब सुनना बेटा, ये जो एनपीए है, एनपीए की 3 कैटेगरी, जो एनपीए है उसकी 3 कैटेगरी। अब एनपीए की कैटेगरी 1, एनपीए की कैटेगरी 2, एनपीए की कैटेगरी 2, एनपीए की कैटेगरी 3, और ये वाली थी एनपीए की कैटेगरी 1। जैसे देखो, पहले बताओ यहां तक दिमाग में बैठ रहा है अच्छे से, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, अब ध्यान से सुनना, देखो चलो बताओ तीसरे केस में क्या हुआ था, सब बच्चे सामने देखो। ड्यू डेट पे पैसे नहीं आए, ओवर ड्यू हो गया, 90 डेज क्रॉस कर गया, 90 डेज क्रॉस कर गया, 90 डेज तो क्रॉस कर गया, लेकिन बेटा 12 महीने के अंदर अंदर पैसे आ गए। 90 डेज के बाद 12 महीने के अंदर पैसे आ गए तो उसको बोलेंगे एनपीए ऑफ कैटेगरी 1, है ना। एन, या इसको एनपीए कैटेगरी 1 ना कह के सब स्टैंडर्ड बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। फिर देखो इधर, अब ध्यान देना बेटा, यहां लोन हुआ, यहां से लेके यहां तक कोई पेमेंट नहीं, यहां से यहां तक कोई पेमेंट नहीं, 90 डेज निकल गए, 12 महीने भी निकल गए, कोई पेमेंट नहीं, 12 महीने को भी क्रॉस कर गया। जब 12 महीने को क्रॉस कर गया तो ये एनपीए हो गया कैटेगरी 2 का, जिसको मैं कैटेगरी 2 कह रहा हूं, कहा जाता है डाउटफुल एसेट। अब पैसा मिलेगा इसमें शंका है, इट इज नॉट डाउटफुल। बात समझ में आई। फिर आगे सुनो। अच्छा, अब मुझसे आप ये पूछ लो अगर कि सर ये आपने कहा चलो कि 12 महीने एक्सीड कर जाए, 12 महीने के बाद कितना, तो बेटा इसकी लिमिट कोई बैंकिंग एक्ट में नहीं लिखी है कि 12 महीने के बाद कितना, समझ गए ना। अच्छा फिर आगे सुनो, यहां लोन दिया, यहां से यहां तक ड्यू डेट हो गई, 90 डेज भी निकल गए, 12 महीने भी निकल गए, 12 महीने भी निकल गए। अब इसके भी आगे हम निकल गए, मैं टाइम नहीं बता पाऊंगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे आके ऐसा लगा कि अब पैसा डूब जाएगा, बैड डेट हो जाएगा, तो बैंक कहता है दिस इज माई लॉस एसेट, दिस इज माई लॉस एसेट। समझ गया ना बेटा, दिस इज माई लॉस एसेट। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो बैंक जो भी लोन बांटता है, अगर उस लोन के बारे में हम देखें तो वो 2 प्रकार के, एक जिसकी बराबर टाइमली किस्त आ रही है, या कभी लेट भी हुई तो 90 डेज के अंदर ओवर ड्यू से आ गई, तो वो परफॉर्मिंग हुआ। 90 डेज के बियॉन्ड बियॉन्ड गई, ये देखो ना, सब बच्चे देखना, इस लोन का एक स्टैंडर्ड है, इनका स्टैंडर्ड गिर गया, सब स्टैंडर्ड, समझ गए ना। 90 डेज के ऊपर गई तो सब स्टैंडर्ड या एनपीए, 12 महीने के अंदर पैसे आ गए तो सब स्टैंडर्ड, 12 महीने से ऊपर गया डाउटफुल, और जब लग गया कि अब नहीं मिलेगा तो ये क्या हो गया, लॉस एसेट हो गया ना। इसीलिए तो डायग्राम बना के बता रहा हूँ, 90 डेज के बाद ये लिखा हुआ है सब, देखो पढ़ाता हूँ, देखो क्या लिखा है। एज पर द प्रोविजन, परफॉर्मिंग एसेट ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एसेट आर दोज एसेट्स विच आर नॉट ओवर ड्यू, मतलब ओवर ड्यू से पहले पैसा आ गया, ये हो गई कंडीशन 1। कंडीशन 2, if an account is overdue but not for more than 90 days, then such balance is considered as performing asset, ठीक है, परफॉर्मिंग एसेट। ये बात क्लियर है। एनपीए देखो क्या है, if any account remains due for more than 90 days then it should be considered as NPA. NPA can be classified in 3 categories. पहली, if NPA remains overdue up to 12 months from the date of its consideration of NPA. NPA कब हुआ, 90 डेज के बाद, उसके बाद 12 महीने तक नहीं आए पैसे, 12 महीने के अंदर आ गए मान लो, तो ये हो गया अप टू 12 मंथ लिखा है, तो एन सब स्टैंडर्ड।
12 महीने से ऊपर निकल गया तो डाउटफुल, नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, लॉस एसेट। और ये देखो नीचे मैंने लिख दिया है, देयर इज नो लिमिट अंडर दिस हेडिंग, वी कैन कीप ओवरड्यू बैलेंस अंडर दिस हेडिंग अंटिल दीज आर क्लासिफाइड एज लॉस एसेट। उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब ये प्रूव हो गया कि अब वो नहीं देगा, नहीं देगा मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, या विजय माल्या की तरह चला गया इंडिया छोड़ के, तो अगर हम नहीं पैसे उससे ले सकते तो फिर वो हमारे लिए हो जाएगा लॉस एसेट। अब पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना बेटा। अब अब बताओ सभी बैंक का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनो, जैसे हमारे और आपके सेविंग और करंट अकाउंट होते हैं बैंक में, वैसे सभी बैंक का आरबीआई में सेविंग और करंट अकाउंट होता है। सभी बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, तो इनको काम करना पड़ता है आरबीआई के हिसाब से। समझ गए? अब ध्यान देना मेरी बात पे। अब आरबीआई ने कहा है ये जो तुमने लोन बांट रखे हैं, ये लोन तुमने लोन के टाइप बना दिए, एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप, चार टाइप, ये जो लोन है, इन लोन के अगेंस्ट तुम्हें प्रोविजन बनानी पड़ेगी, और वो प्रोविजन पीएल में डेबिट होगी, और वो रेट्स 1949 एक्ट में लिखे हैं, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग एक्ट में। समझ गए ना? तो मुझे असल में वो प्रोविजन बताना था, तो लेकिन प्रोविजन से पहले जब आप ये नहीं समझ पाओगे तो प्रोविजन नहीं समझ पाओगे। अब सबके अलग अलग रेट हैं, सबके अलग अलग रेट है ना बेटा? क्या लॉस एसेट हो गया तो 100% की प्रोविजन बना के पीएल में डेबिट करो। अब मैं वही सिखाने जा रहा हूँ, और आपके एग्जाम में न जाने कितनी बार प्रोविजन पे खाली क्वेश्चन आया है। तो लिखिए अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3, प्रोविजनिंग नॉर्म्स ऑफ एसेट। अब सुनो बेटा, मेरी तरफ देखो, किसी भी बैंक के पास ये सारे एसेट होंगे, मानते हो बात कि नहीं? कोई पैसा देगा, कोई पैसा नहीं देगा। तो अब बैंक क्या करेगा देखना, एक वर्किंग नोट बनाएगा, जैसे मैं आपको यहाँ फॉर्मेट दे रहा हूँ ऐसे ही, उसमें सारे प्रोविजन बनाए जाएंगे और उसका टोटल पीएल में डेबिट कर दिया जाएगा ले जाके। और मजे की बात, हर प्रोविजन का अलग अलग रेट है, वो रेट क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन रेट आपको याद रखना है। लिखिए, स्टेटमेंट showing calculation of provision। एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, एक हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, एक परसेंटेज ऑफ प्रोविजन, और एक प्रोविजन। सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल
रियल स्टेट, अब इतना पहले लिखते हैं, स्टैंडर्ड एसेट पे हमें 40% की प्रोविजन बनानी है, और अगर यही स्टैंडर्ड, ये भी एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड एसेट है, जैसे हमने लोन दिया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, है वो स्टैंडर्ड, तो फिर उस पे 25% की प्रोविजन बनानी है। अगर रियल एस्टेट के लिए दिया तो उसमें दो बातें होंगी, या तो कॉमर्शियल बिल्डिंग बनेगी या रेजिडेंशियल। तो बेटा कॉमर्शियल के लिए जो रेट है 1% का है, रेजिडेंशियल के लिए 5% का है। फिर रीस्ट्रक्चर्ड, पांच परसेंट का। ये बेटा सब के सब स्टैंडर्ड एसेट हैं, ये ध्यान रखना, पहले का तो नाम ही वही है, ये सब स्टैंडर्ड एसेट है। चलो अब एक बार यहाँ तक रिवाइज करो, बताओ स्टैंडर्ड एसेट पे कितने परसेंट? 40। अगर एग्रीकल्चर के लिए लोन दिया है स्टैंडर्ड है तो 25%, रियल एस्टेट कॉमर्शियल 1%, रेजिडेंशियल रीस्ट्रक्चर्ड। अब सुनो रीस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, इधर देखो, देखो बेटा, किसी कस्टमर ने बैंक से लोन लिया, लोन हो गया एनपीए, तो बैंक की आदमी से दुश्मनी थोड़ी ना है, बैंक उसके साथ फिर से बिजनेस करना चाहता है, तो सर्टेन फीस होती है, आप पैसे दे दो, फीस वो जो पेंडिंग है वो दे दो, आपका एनपीए से पीए कर दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर्ड। यहीं ब्रैकेट में लिख लो, फ्रॉम एनपीए टू पीए। अब ये बेटा स्टैंडर्ड खत्म हुए, अब मैं सब स्टैंडर्ड लेके आ रहा हूँ। यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये सब स्टैंडर्ड थे, अब सब स्टैंडर्ड। अब सब स्टैंडर्ड बेटा दो टाइप के होंगे, एक सिक्योर्ड होगा, एक अनसिक्योर्ड होगा। सिक्योर्ड कौन सा होगा बेटा? जिसके अगेंस्ट बैंक ने कोई सिक्योरिटी ली है, तो सिक्योर्ड पे 15% का, अनसिक्योर्ड पे 25% का। ठीक है, हाँ बेटा एक चीज गड़बड़ हो गई, उसको जरा ठीक कर लो। गड़बड़ ये हुआ कि ये परसेंट है, ये परसेंट है, 0.4% है, 40% नहीं है ना, और यहाँ पे मैं सब डेसिमल में ही लिखता चला गया, इसको ऐसे करना चाहिए, ये हो जाएगा 1%, और कौन सा था, ये हो गया कॉमर्शियल, और ये हो जाएगा रेजिडेंशियल था ना, ये 0.75%, और रीस्ट्रक्चर्ड 5%, ये वाला 15%, ये वाला 25%। अब ठीक है,
और यहाँ पे ख़त्म हो गया हम लोग का सब स्टैंडर्ड। अब डाउटफुल। डाउटफुल में भी दो बातें होंगी, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड। डाउटफुल के आगे ही लिख लो सिक्योर्ड। अगर सिक्योर्ड है तो 1 साल, 1 से 3 साल या 3 साल से ऊपर। ट्वेंटी 25%, 40%, 100%। और अगर डाउटफुल है लेकिन अनसिक्योर्ड है, तो इस पे 100% की प्रोविजन बनेगी। 100%। अगर कोई लॉस एसेट है, इस पे भी 100% की प्रोविजन बनेगी। अगर कोई एस्क्रो अकाउंट है, ये भी आगे पढ़ोगे, तो इस पे 20% की प्रोविजन बनेगी। हम इसका टोटल लगाएंगे, ये होगा टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ ईयर। इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिल जाएगी प्रोविजन टू बी ट्रांसफर्ड इन करेंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करंट ईयर के पीएल में इतने पैसे जाएंगे। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन करोगे तो ये नहीं लिखा होगा कि लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, तो हरदम उसको सिक्योर्ड मान के चलिएगा, क्योंकि बैंक बिना सिक्योरिटी लिए ज़्यादातर पैसे नहीं देती। लिखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी specific information it will be assumed that assets are secured by security। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको मान के चलेंगे कि वो सिक्योर्ड है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलो,
अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। अभी जब करेंगे तो टेबल रेफर कर लेना जब तक याद नहीं हो जा रहा है, फिर जब याद हो जाएगा तो उसके हिसाब से। सबसे पहले करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, चलो अब देखो क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। फटाफट बताओ। स्टैंडर्ड पे 0.40%, ठीक है। सब स्टैंडर्ड पे 15%। डाउटफुल अप टू 1 ईयर। अब सुनो, डाउटफुल में दो बातें थी, सिक्योर्ड होगा कि अनसिक्योर्ड होगा। कुछ नहीं लिखेगा तो क्या मान के चलोगे? सिक्योर्ड। तो कितना? 25%। इस पे 40%, इस पे 100%, इस पे 100%। निकाल के ऐड कर लेना है, आ गया आंसर। तो एक मैं करवाता हूँ, एग्जाम में करोगे कैसे, ठीक है। फिर इसके बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा, तो लिखो। हमारे पास स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, डाउटफुल में कई कैटेगरी है। फॉर 1 ईयर, फॉर 3 ईयर, फॉर मोर देन 3 ईयर, लॉस एसेट। पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन अमाउंट, और जो भी आएगा इसका टोटल, ये आंसर हो जाएगा। 4,000, 2,000, 900, 400, 300, 500। 0.40%, 15%, 25%, 40%, 100%, 100%, 16, 300, 225, 160, 300, 500, 1501, प्रोविजन, हम्म, हम्म। कितना बेटा? 1350। 9,000 ही तो था। नहीं, स्टैंडर्ड 4,000 का था, सब स्टैंडर्ड 2,000 का। अब कितना आएगा?
चलो अब देखो, सेकंड आपको होमवर्क है और थर्ड मैं कराऊंगा। तरीका वही होगा, टोटल अमाउंट परसेंटेज ऑफ प्रोविजन अमाउंट। सबसे पहले कह रहा है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 6,000 लाख 7 लाख। अब एक मिनट जरा सामने देखना। हम्म, हमारे पास बेटा 6,000 का स्टैंडर्ड है। अब मैं आपको बताता हूँ, जरा इधर देखें, सब लोग सामने देखो। ये देखो, ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो सब स्टैंडर्ड में होता है। स्टैंडर्ड में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो अगर स्टैंडर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ लिखा सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट क्वेश्चन कह रहा है ये 7,000 का है, तो अभी पहले भी किया था 0.40%, 28 रुपये। सब स्टैंडर्ड में, सब स्टैंडर्ड हमारे पास 3,000 के हैं, तो ये लो सब स्टैंडर्ड 3,000 के हैं। सब स्टैंडर्ड पे हम 15% का लगाते हैं, तो 15 3 ज़ा 450। आगे बढ़िए, डाउटफुल। अब जरा इधर देखना। अब डाउटफुल में ये कह रहा है लेस देन 1 ईयर और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो इसका मतलब सिक्योरिटी होगी तभी तो रियलाइज करवाओगे, तो ये डाउटफुल के साथ साथ सिक्योर भी है। ठीक है, लिखिए यहाँ पे। अब हम भी लिखेंगे डाउटफुल ब्रैकेट में 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। अब इसके मैं कर दूंगा 2 पार्ट, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। अभी मुझे दिखा नहीं, होगा तो लिख दूंगा। सिक्योर्ड तो मिल गया। अब देखो जरा बेटा, सब बच्चे ध्यान दो, अब सामने देखना। ये बताओ, डाउटफुल लेस देन 1 ईयर, ये अपने पास 1,000 का है, इसमें से 500 की सिक्योरिटी है तो 500 की नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा सिक्योर्ड 500 का, अनसिक्योर्ड 500 का। अनसिक्योर्ड पे 100% और इस पे 25%, पूरा 500 और 125। फिर आगे देखिए, डाउटफुल 1 to 3 ईयर, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। देखो सब बच्चे, डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर, 500 का लोन दिया 300 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 सिक्योर्ड है, 200 अनसिक्योर्ड है, 200 पे 100%, इस पे 40%, 4 3 ज़ा 120, ये पूरा 200 आ गया। आगे, डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर, नो सिक्योरिटी, तीन सौ का है, 100% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, पूरे के पूरे 300। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ।
1723। अच्छा, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड ना दिया होता तब क्या करते बेटा? सिक्योर्ड मान के करते। और आपको जान के हैरानी होगी, ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 नंबर के लिए आया था। नहीं, थोड़ा पुराना है बेटा, 8 मार्क्स में। चलो आगे बढ़े। अब मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ, 4 नंबर भी होमवर्क है। क्वेश्चन 2 and 4 होमवर्क। आगे बढ़िए। अब अगला कॉन्सेप्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट नंबर 4, इनकम रिकग्निशन रूल। इनकम रिकग्निशन रूल। इनकम रिकग्निशन रूल। बताऊं? सामने देखो। पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर नोट करेंगे। अब ध्यान देना बेटा, जो आज तक आपने अकाउंट्स पढ़ा या जो आगे पढ़ोगे इस चैप्टर को छोड़ के, वहाँ पे अकाउंटिंग 2 तरीके से होती है, या तो कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस। और ज़्यादातर अक्रूवल बेसिस पे ही होती है, क्योंकि हमारा कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो अक्रूवल बेसिस ही मान के चलता है। अब अक्रूवल का मतलब ये हुआ, याद करो, जब पीएल बनाते थे तो यहाँ पे सैलरी दी है वो लिखते थे, और जो बकाया है वो भी लिख देते थे, ये मानते हुए कि आगे दे देंगे, और उसको बैलेंस शीट में लिख देते थे। बैलेंस शीट में लिख देते थे, है ना, आउटस्टैंडिंग। हमें कोई इनकम मिली है तो उसको हम इधर लिखते थे। मान लो कमीशन हमें मिल गया है तो हम इसको लिख दिए, कुछ बकाया रह गया है तो वो भी हम लोग यहाँ लिख देते थे, और वो एसेट साइड में इधर लिख देते थे। ये अक्रूवल बेसिस होता था। इसके अलावा आप ज़्यादा ज़्यादा आप ये जानते होंगे कि कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, जब पैसा मिले तब लिखो, जब खर्च हो तब लिखो। लेकिन ये एक्सेप्टेबल हर जगह नहीं है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, फिर सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। अगर मैं कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करूं तो मार्च वाली सैलरी अप्रैल में जाती है एम्प्लॉय को, तो वो अप्रैल में आएगी। तो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो सुनिए, तो यहाँ काम, अब मुझे एक बात बताओ, अब ऐसा है, जो हमने पहले पढ़ा है, हमेशा ज़्यादातर अकाउंटिंग ऐसे होती है, लेकिन अगर मान लो कोई चूज करना चाहे तो उससे कहते हैं या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, दोनों मिला के नहीं कर सकते। ठीक है, बैंक का नियम उल्टा है, बैंक इसको मिला के करता है। सुनना बेटा, क्या? अब बैंक की मुख्य इनकम क्या है, सोचो, इंटरेस्ट है ना, और भी तमाम तरीके हैं कमाने के पैसे, लेकिन जो तगड़ा पैसा आता है वो इंटरेस्ट से आता है। अब इधर देखना, ध्यान से सुनो, जो इंटरेस्ट आएगा वो उसी से आएगा जो लोन हमने बांटे हैं। बोलो बेटा, वो लोन 2 टाइप के होंगे, या तो पीए या तो एनपीए। समझ गए ना, या तो एनपीए। अब एनपीए के अंदर मत जाओ, एनपीए हो गया बस, वहीं से शुरू हो जाएगा ऐसे। जो पीए हैं उसकी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे होगी, और जो एनपीए हैं उनकी कैश बेसिस पे होगी। मतलब ये कि मैंने इन लोगों को लोन दिया, ये लोग टाइम पे पैसे देते हैं, एनपीए नहीं है, इनका पैसा नहीं आया है तब भी मैं लिख लूंगा, आ जाएगा।
आप एनपीए हो तो आपका पैसा जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं लिखूंगा, जब आएगा तभी लिखूंगा, अदरवाइज नहीं लिखूंगा। ये है कॉन्सेप्ट। आगे बात समझ में? चलो लिखो इसको। एक बेटा डायग्राम बनाएंगे, रूल्स, फ्लो चार्ट बना के लिखवा देता हूँ। परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, चलो बताओ मैंने क्या बताया, परफॉर्मिंग एसेट की किस पे रिकॉर्ड करोगे? अक्रूवल बेसिस पे। लिखिए, इंटरेस्ट इनकम बी recognized on accrual basis। इंटरेस्ट इनकम be recognized on cash basis। अक्रूवल बेसिस का मतलब हो गया कलेक्टेड प्लस ड्यू बट नॉट कलेक्टेड। कलेक्टेड, ड्यू बट नॉट कलेक्टेड। आगे लिखेंगे, पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? अब इधर देखो मेरी तरफ, बताओ परफॉर्मिंग एसेट की अक्रूवल पे, नॉन परफॉर्मिंग की कैश बेसिस पे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो इधर, मैंने लोन दिया मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, ये टाइम पे पैसा देते हैं, तो क्या करूंगा? अक्रूवल। ये नॉन परफॉर्मिंग हो गया तो इसकी कैश। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचो जरा, एनपीए होता कहां से है? पीए में से। एनपीए कहां से आता है? पीए में से ना, कोई शुरुआत से थोड़े ना होता है। अब ध्यान से सुनो, मैंने मिस्टर ए को उधार दिया, जनवरी की किस टाइम पे आई, फरवरी की टाइम पे आई, मार्च की टाइम पे आई, इसके बाद एनपीए हो गया। तो मुझे पहले से थोड़े ना पता था एनपीए हो जाएगा, पहले टाइम पे आ रही थी तो मैंने इनकी अक्रूवल बेसिस पे लिख लिया होगा। अब ये एनपीए हो गए, तो जब ये एनपीए हो गए तो सारी जो इनकम लिख रखी है सब रिवर्स करनी पड़ेगी। समझ गए ना? और फिर किस बेसिस पे लेके आना पड़ेगा? कैश बेसिस पे लेके आना पड़ेगा। लिखिए, इफ एनी performing asset is classified as NPA in future, then we will reverse all due interest which are not yet collected on such asset।
जो मिल गए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं मिले हैं उनको रिवर्स कर देंगे। तो जो मिल गए हैं वो तो पहले ही कैश में रियलाइज्ड है, और जो नहीं मिले उसको रिवर्स कर दिया तो पूरी कैश बेसिस पे शिफ्ट हो गई, पूरी कैश बेसिस पे शिफ्ट हो गई। आगे बढ़े, चलो अब कुछ सवाल लगाएंगे बेटा, कुछ होमवर्क देंगे आपको। सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब सोचो इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो सब लोग, चलो। गिवन बिलो इज द एडवांसेस ऑफ अ कमर्शियल बैंक। परफॉर्मिंग एसेट का इंटरेस्ट इतना मिला, इतना नहीं मिला, दोनों लिखा जाएगा, दोनों लिखा जाएगा, दोनों लिखा जाएगा। क्योंकि अर्न, अर्न बट नॉट रिसीव्ड दोनों लिखा जाएगा। या छोड़ो, ऐसे बताता हूँ, देखो 120 कमाए हो, उसमें से 80 मिल गया तो 40 नहीं मिला, तो कुल मिला के ये लिख दें तो काम हो गया ना। कहाँ तक एक एक ढूंढें, इसी में से तो ये मिला है ना, और थोड़ा पेंडिंग रह गया है, तो इनका किस पे लिखा जाता है? जो मिल गया जो पेंडिंग है दोनों लिखा जाता है, तो उसी का सम तो ये है, और इनका जो मिला है वो लिखा जाएगा, जो नहीं मिला वो नहीं लिखा जाएगा। अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। 2-3 मार्क्स ऐसे ही, अब ये एडजस्टमेंट है बेटा। आइए चलो एक बता देता हूँ, लिखोगे कैसे एग्जाम में, फिर होमवर्क दे दूंगा। एग्जाम में प्रेजेंट ऐसे करना, एक पर्टिकुलर्स, इंटरेस्ट अर्न ऑन एनपीए, इंटरेस्ट collected on NPA total। टर्म लोन था, कैश क्रेडिट, बिल्स परचेज्ड। वन ट्वेंटी, 750, 120, 5, 12, 20। ठीक है, अब आगे देखो, लिख लिया इसको। चलो 5 देखो, देखो साफ साफ परफॉर्मिंग एसेट हेडिंग बना के दी है, तो फिर करना क्या है, यहीं से टोटल उठा लो इसका, इंटरेस्ट अर्न में आ जाएगा, और यहाँ तक परफॉर्मिंग है, यहाँ से नॉन नॉन परफॉर्मिंग हो रहा है, तो वो रिसीव्ड पे आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाओ। दिखाओ नहीं, चलो इसमें क्या बताऊं, बताओ फटाफट। वो कहता है, देखो यहाँ भी एनपी है, यहाँ भी एनपी है, तो इसका मतलब परफॉर्मिंग एसेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
एनपीए को किस बेसिस पे लिखते हो? जो मिल गया है, ठीक है, तो जो कलेक्टेड है वही तो लिखते हो, कलेक्टेड यही है ना। टोटल अर्न ये हुआ, उसमें से अर्न ऑन एनपीए और टोटल हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये कैसे लिखोगे? और मैं लिखवा के बता देता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 7, इधर देखो कॉन्सेप्ट क्या है। 8700 का टोटल है, उसमें से 1700 एनपीए का है, तो बाकी का जो 6000 है वो पीए का होगा ना, 7000। परफॉर्मिंग एसेट का वो होगा ना। अब लिखवाता हूँ, रुको, लिख के ज़्यादा समझ में आएगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 7। पर्टिकुलर्स, टोटल इंटरेस्ट अर्न, अर्न ऑन एनपीए, collected on NPA, टोटल। एक बेटा उसने कैश क्रेडिट दिया था, एक ओवरड्राफ्ट दिया था और एक लोन दिया था। 8700, 1200, 2500, 12400 टोटल हो गया। 87 में से कह रहा है 1700 इसका है, 400 1100, तो इसका मतलब हो गया, अच्छा इसमें से कलेक्ट हुआ है 600, 150, 300, तो बाकी पीए का हो गया यहाँ 7000, 950 और 1700, टोटल कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आज यहीं तक करेंगे, 10 तक के क्वेश्चन आपके होमवर्क है, 5 to 10।